तो देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये जो हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक की, इस टॉपिक में आपको ये वाले 4 पॉइंट्स लिखने हैं। चारों पॉइंट्स को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। कैसे किया ये हम पढ़ करके आए हैं। इट वॉज लार्जली ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ला करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। एक ये पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट है मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपेंशन। मॉडर्न जो इंडस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि इसमें बहुत कम जो है वो ग्रोथ हुई थी। इट वॉज बाय एंड लार्ज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। ये कहाँ तक थी? एक तो रेलवेज लेकर के आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि ये रेलवे भी इंडिया के उन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए वो इंडियन मार्केट को खोलने का एक जरिया था, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो थी, जो कि मैन एलिमेंट होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। और चौथा पॉइंट ये है कि वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर डिकिंग, है ना, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जिसमें हैंडीक्राफ्ट सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की भी जो ग्रोथ थी वो इन्फेंट स्टेज पर, इन्फेंट स्टेज बोले तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले स्टेज पे रही, कोई आगे नहीं बढ़ पाई वो भी। दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद लिटिल और नो एविडेंस ऑफ डायनामिक चेंज। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट हैं जो बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी दैट टाइम पे बैकवर्ड थी और इसका कोई हमारे पास और इसमें किसी तरीके कोई डायनामिक चेंज नहीं आया। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं वो आपके बिल्कुल इजी से हैं, और ये हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े? जो हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ रहे थे ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वाला सेक्टर, इसका ये सेकंड पॉइंट आज हमने कंप्लीट किया है। पहले यहाँ तक क्लियर कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है, और अब जो हमें और पढ़ना है, एक तो ये टॉपिक हमने आज पढ़ा। अब हम लोग फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल को स्टार्ट करें। अब हम लोग फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल वाला टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे दैट टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आज ये 5th टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, बस इतनी ही क्लास होनी है हमारी इसके बाद। ठीक है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड अक्वायर्ड इमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशियंट टाइम। ये बोल रहा है कि इंडिया का, जब हम बहुत पुरानी बात करें, ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले की बात करें, तो इंडिया ने फॉरेन ट्रेड के अंदर अपनी महारत हासिल कर रखी थी, क्योंकि बहुत अच्छा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था। इंडिया वॉज अ वेल नॉन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन। ये कहता है कि इंडिया वेल नोन एक्सपोर्टर मानी जाती थी। इस टाइप के फिनिश गुड्स को हमारी इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रियों को, जिसमें क्या क्या चीज़ें? फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन के गुड्स, आइवरी वर्क्स, प्रीशियस स्टोन्स। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंडिया को यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करने कर करके इंडिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इंडिया के अंदर ये कैसे लेके आए, कैसे इन्होंने ये किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ के थ्रू इन्होंने इस तरीके से इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करवाते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करवाते थे। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को 3 बातें और देखनी बताता है। स्टेट इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा, देखना। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपको वो ऑब्जर्वेशंस बतानी है जिससे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको पता चलता है। तो ये हमारे मेन आंसर्स होंगे। आपको जब भी कोई आंसर देगा ना, वो पूछेगा कि आपसे, आप बता दीजिए कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड कैसा था, तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी इंडिया जो था वो प्राइमरी प्रोडक्ट का तो एक्सपोर्टर बन करके रह गया था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन करके रह गया था। ये भी आपको पता है किस वजह से? वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो लेकर के आए थे। तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। इसके अंदर क्या लिखा है? ओइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया becomes India becomes net exporter of raw material and primary product like raw silk, cotton, wood.
जूट, इंडिगो, शुगर एटसेट्रा। ये कहता है कि इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में इंडिया यहाँ से नेट एक्सपोर्टर बन के रह गया रॉ मटेरियल का, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें नेचर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ा था। और सेकेंडरी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट को यूज़ करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडिया से ये प्राइमरी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादा। ये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाती थी। कच्चा सिल्क हुआ, कॉटन हुआ, वूल और जूट, इंडिगो, शुगर, इस तरीके की इंडिया से ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी। ऑन द अदर एंड, और दूसरी साइड पे इट बिकम नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट गुड्स और प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फिनिश गुड्स बनाती थी उसको हम लोग इम्पोर्ट किया करते थे। अवर इम्पोर्ट्स इंक्लूड, हम क्या क्या इम्पोर्ट करते थे? कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ। कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वुलन के कपड़े, जो कि इन्हीं से बनते हैं, जो अपन ने ऊपर इनको रॉ सिल्क, कॉटन और वूल, जूट वगैरह जो दिया ना, वहीं से बनता है। और इसके अलावा कई तरीके की कैपिटल गुड्स और हम जो इंग्लैंड में बनते थे वो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट करते थे। यहाँ पे फिर लिखा है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये जहाँ पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था ना, ये हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि हम कितना बैकवर्ड थे उस टाइम पे। ये हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था। ये मोनोपोली कंट्रोल कैसे कर रखा था जरा समझना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे दैट टाइम पे इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता था। केवल वही थी जो कंट्रोल कर सकती थी। आज हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वो चाहे तो कोई भी पॉलिसी लगा सकती है, कोई चाहे तो कोई भी पॉलिसी हटा सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स ले सकती है, इंपोर्ट्स कम करने के लिए कई तरीके की टैरिफ बढ़ा देती है हमारी गवर्नमेंट भी। तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसके अंदर दो ऑब्जर्वेशन है मैन, ये आपको दो चीज़ें सिखाएगी। पहली चीज, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसे केवल ग्रेट ब्रिटेन के साथ किया जाने दिया जाता था। मतलब इंग्लैंड के साथ करते थे हम लोग 50% से ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड। ठीक है। दूसरा, वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया supplied input to the British industry, import of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry। इन्होंने बोला हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, ये ब्रिटेन इंडस्ट्रीज को सप्लाई होते थे, और ब्रिटेन इंडस्ट्री से जो फिनिश गुड्स बन करके आता था वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता था। तो ये चीज़ें जो है वो बताता है कि मोनोपोली कंट्रोल था हमारे फॉरेन ट्रेड का। अब हमने ये जो दो पॉइंट्स देखे ना, इन दोनों पॉइंट्स का अगर आप समरी देखो तो ये पूरा समरी है। अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो ये पूरा समरी है आपका, ठीक है। तो आप आराम से घर पे पढ़ लेना इसको, कुछ नई चीज़ नहीं है, सेम की सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। एक चीज़, छोटी सी चीज़ ये भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये सूज कैनाल वाली बात। ये एक कैनाल थी जो कि इंडिया के मार्केट में आने में काफ़ी हेल्प किया ब्रिटिशर्स को। ये बोलता है ओपनिंग ऑफ सुइस कैनाल in 1869 significantly reduces the cost of transportation of goods between Britain and India। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने 1869 में स्वीज कैनल की ओपनिंग की। यानी स्वीज कैनल के ओपन होने से शिप्स डायरेक्टली इंडिया से ब्रिटेन और ब्रिटेन से इंडिया में आ सकते थे। बिकॉज दिस कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यानी आपको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली कहाँ से आ जाते थे, मतलब इस स्विस कैनाल से ब्रिटेन और इंडिया का एक डायरेक्ट रूट कनेक्ट हो गया। तो इससे भी उनको काफ़ी कॉस्ट बेनिफिट हुआ। तो ये वाला भी एक टॉपिक आपको देखना है ना। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है अभी का, वो है मतलब टॉपिक यही है, इसी का थर्ड पॉइंट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। इस पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उस टाइम पे इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे, लेकिन एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल के ज़्यादा थे। जो कि ये बताता है कि जब आप रॉ मटेरियल किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो मान के चलो कि आपकी कंट्री जो है वो क्या है, एक तरीके से बैकवर्ड इकोनॉमी की तरफ फिसल रही है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आपके पास थोड़ा पैसा बच भी रहा है, तो उस पैसे को ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए और वॉर के एक्सपेंसेस के लिए आपसे वापस ले लेती थी।
उस टाइम पे क्या होता था, वॉर वगैरह काफ़ी चलते थे, तो गवर्नमेंट एक तो टैक्सेस के फॉर्म में आपसे पैसे लेती थी, जो आज के टाइम में टैक्स बोलते हैं जैसे अपन, पहले वाले टाइम में ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, मतलब हमको हमारा सरकार चलाना पड़ता है, सरकार के लिए आपसे कर लिया जाएगा, वही टैक्सेस के फॉर्म में, ठीक है, कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, ये वाली चीज़ें उस टाइम पे थी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये बोलता है सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिमे और एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स और इम्पोर्ट्स, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा थे, ठीक है, और हमारे पास सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड आता था। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, इसका सबसे लास्ट चैप्टर है, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। और मैं आपको भी बता देता हूँ सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। जब जो एक्सपोर्ट्स अगर हम ज़्यादा करते हैं, हमारे पास दूसरे देश का करेंसी ज़्यादा आता है, और हम जो इंपोर्ट करते हैं उन्हीं देशों से, तो हमारे पास से जो फॉरेन करेंसी जाता है, इन दोनों का नेट डिफरेंस अगर पॉजिटिव, यानी हमारे पास बच जाता है फॉरेन करेंसी, तो हम इसे कहते हैं सरप्लस ऑफ बैलेंस ट्रेड, ठीक है। तो हमारे पास सरप्लस होता था बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हमारे पास दूसरे देश का करेंसी बच जाता था, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा किया करते थे। इसके बाद लास्ट पॉइंट, this surplus was owing largely to the export of primary goods, not to the industrial goods, which is a sign of economy backwardness। इसने कहा ये जो सरप्लस आता था वो हमारी प्राइमरी गुड्स की वजह से आता था, मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स को हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, प्राइमरी गुड्स को हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, जो कि हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का साइन था। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो ट्रेड सरप्लस मतलब हमारे पास ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से जो पैसा बचता था, इसको हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं लिया जाता था, है ना, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं लिया जाता था। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता था? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी सरकार चलाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते थे, उस खर्चों को पूरा करने के लिए ये पैसा लिया जाता था। और दूसरा, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो दूसरे देशों के साथ वॉर फाइट कर रही थी, मतलब युद्ध लड़ रही थी, उन युद्धों के इक्विपमेंट लाने के लिए उस पैसे को वो पब्लिक से मांग लिया करती थी। अब आप कहोगे कि सर लोग पागल थे क्या जो अपने पैसे दे देंगे? बेटा दैट टाइम पे हमारे ऊपर राज चल रहा था, तो अगर हम नहीं मानेंगे तो हमको वो लोग मतलब हम लोगों को मार करके हमसे पैसा ले लिया जाता था। ये वाला सीन था उस टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लीड अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस की वजह से हमारे इंडिया से काफ़ी सारा पैसा बाहर बह गया। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को और बढ़ाती है। और ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, इसका ये नटशेल में समरी देखोगे तो ये मैंने ग्रीन कलर से इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक था। कल अब 2-3 दिन का चैप्टर और बचा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल बचा है एक टॉपिक इसका, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा कल के लेसन में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक था।